नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। गाइस, आप सभी को पता है, जैसे ही हाइपोथैलेमस का नाम आपके दिमाग में आता है तो दो चैप्टर याद आते हैं। एक आता है एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र, और दूसरा आता है नर्वस सिस्टम यानी कि भैया तंत्रिका तंत्र। दोनों ही चैप्टरों में इस टॉपिक ने अपनी जड़ जमाए रखी है। गाइज, आप सभी को पता है हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, और नर्वस सिस्टम में भी बेटा हम ब्रेन के पार्ट यानी कि ब्रेन के भाग पढ़ रहे हैं। उनमें लगभग हमने बेटा 5 भाग कंप्लीट कर लिए हैं ब्रेन का। आज ये छठा भाग है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए हाइपोथैलेमस के बारे में। मैं आपको बता दूं, थ्योरी की सहायता से अब तक आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे और एसएससी और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक थ्योरी की सहायता से करवाने वाला हूं। सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो सबसे पहले बेटा हेडिंग लगा लेना हाइपोथैलेमस। हेडिंग क्या लगाओगे? हाइपोथैलेमस। हिंदी में भी इसका सेम नाम है हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले आपको क्या पॉइंट लिखना है? आपको ये पॉइंट लिखना है कि भैया ये ब्रेन का उपभाग है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये ब्रेन का, और किस ब्रेन का? अग्र मस्तिष्क का, फोर ब्रेन का, फोर ब्रेन का उपभाग है। ये भैया फोर ब्रेन का क्या है? उपभाग है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ये उपभाग क्या है। देखिए होता क्या है, नर्वस सिस्टम में हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जो आपका ह्यूमन ब्रेन है यानी कि मानव मस्तिष्क है, इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, जिसे कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है मिड ब्रेन, जिसे कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। और तीसरा होता है भैया हिंड ब्रेन, जिसे कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। आपके मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। जिनमें से जो अग्र मस्तिष्क होता है ये सबसे बड़ा भाग है। ये बेटा सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो अग्र मस्तिष्क है। और सबसे छोटा भाग कौन सा है? सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो मध्य मस्तिष्क। अब ये जो अग्र मस्तिष्क होता है इसके भी 3 उपभाग होते हैं। एक होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, और तीसरा होता है सेरेब्रम, जिसे आप प्रमस्तिष्क कहते हो। हिंदी में क्या कहते हो? प्रमस्तिष्क। मिड ब्रेन का कोई भी उपभाग नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हिंड ब्रेन के भी 3 उपभाग होते हैं, जिनमें से नंबर 1 पर आता है पोन्स वेरोलाई। बहुत सारी पुस्तकों में केवल पोन्स लिखा हुआ होता है। दूसरा होता है एमओ, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेडुला ओब्लांगाटा। और नंबर 3 पर होता है सेरेबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है। याद रखना बेटा,
सबसे बड़ा उपभाग है, सबसे बड़ा उपभाग है कौन सा? सेरेब्रम, जिसे आप प्रमस्तिष्क कहते हो। और ये जो अनुमस्तिष्क होता है इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है, और ये सबसे छोटा उपभाग है भैया, ये सबसे छोटा उपभाग है। दोबारा समझाता हूं, हम नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल व कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। इस नर्वस सिस्टम के भी 3 भाग होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। बेटा हमारे सिलेबस में जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम है जो हमारे सेंटर में पाया जाता है, जो हमारे केंद्र में पाया जाता है। एक आपका ब्रेन, और इसके ब्रेन से एक पीछे की ओर से एक मोटी सी नस निकली हुई रहती है जो आपके कमर तक जाती है, और उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी उसके चारों ओर जमी होती है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आप हिंदी में मेरुरज्जु कहते हो, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में आप जिस नर्वस सिस्टम में पढ़ते हो वो है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यहां से ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यही हमारे सिलेबस में है। तो मुख्य रूप से हम नर्वस सिस्टम में 2 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एक ह्यूमन ब्रेन के बारे में और एक स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। मैं आपको ह्यूमन ब्रेन के पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें अब तक मैंने आपको पोन्स वेरोलाई कंप्लीट करवा दिया है, मेडुला ऑब्लांगाटा कंप्लीट करवा दिया है, सेरेबेलम आपका कंप्लीट करवा दिया है, यानी कि पूर्ण रूप से आपका हिंड ब्रेन कंप्लीट हो चुका है। मिड ब्रेन आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। बेटा फोर ब्रेन की मैंने शुरुआत कर दी है, जिसमें मैंने थैलेमस मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अब आज की इस वीडियो में मैं आपको हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपने ये पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब बेटा देखो, आपका जो ब्रेन होता है ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क, इसके भी 3 भाग होते हैं, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। क्रमशः इसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। जो अग्र मस्तिष्क होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का, जो मध्य मस्तिष्क होता है वो सबसे छोटा भाग होता है आपके ब्रेन का। और अग्र मस्तिष्क के भी 3 उपभाग होते हैं, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस और एक सेरेब्रम से प्रमस्तिष्क कहा जाता है। ये जो प्रमस्तिष्क है, ये जो सेरेब्रम है, ये जो सेरेब्रम है, ये प्रमस्तिष्क है, ये बेटा सबसे बड़ा उपभाग होता है आपके ब्रेन का। मिड ब्रेन का कोई उपभाग नहीं होता। हिंड ब्रेन के भी बेटा 3 भाग होते हैं, एक होता है पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लांगाटा और सेरेबेलम। ये जो सेरेबेलम होता है ये सबसे छोटा उपभाग होता है आपके ब्रेन का। तो यहाँ से भी बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ये पिछली 8 मिनटों में कि अब तक हमने क्या पढ़ा, किस चैप्टर में से पढ़ा जाता है और इसका क्या सिस्टम है। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा हम हाइपोथैलेमस की। यहाँ से ही आपका हाइपोथैलेमस की क्लास स्टार्ट होती है। अब तक बेटा मैंने आपको जो पूरी जानकारी दी है वो मैं आपको पिछली क्लासों में भी देता आया हूँ। पिछले 2-3 दिन का गैप लग गया है, इस वजह से बेटा मुझे पूरा समझाना जरूरी था। अगर आप पहली बार भी वीडियो देख रहे हो ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके ये सारी की सारी ही चीज, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर बेटा आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि जो हाइपोथैलेमस है इसे 2 चैप्टरों में पढ़ाया जाता है। एक है बेटा एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। लाइट गई हुई है, 2 मिनट रुकिए। देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस की जड़ 2 चैप्टरों में है। एक है एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र, और दूसरा है भैया नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। अब जानते हैं बेटा कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इस एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस का क्या काम है और भैया नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस का क्या काम है।
लेकिन मैं आपको बता दूं एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस का क्या काम है, इतना मैं आपको डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि इस समय बेटा हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो बेटा नर्वस सिस्टम में जो भी हाइपोथैलेमस का कार्य है वो मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक। तो देखिए हाइपोथैलेमस का जो कार्य है बेटा वो बेटा दो चैप्टरों में आता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र में, अंतःस्रावी तंत्र में, और भैया दूसरा चैप्टर कौन सा है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र में। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है। देखिए एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं यानी कि अंतःस्रावी तंत्र की बात करते हैं। ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा क्योंकि भैया चैप्टर अलग है। देखिए एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन का निर्माण करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 है, जिनमें से हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है। जो मैंने बात अभी आपको बोली है वो मैं लिख देता हूँ। देखो एंडोक्राइन सिस्टम में बेटा हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती है, जिनमें से बेटा हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, 8 अलग है। मैंने कहा कि आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। आप वैसे आपने नाम सुना होगा, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। बेटा ये सभी के सभी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथि है और टोटल इनकी संख्या होती है 9। मैंने कहा कि जैसा कि आपने नाम सुना होगा तो एक ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। और आपने ये भी सुना होगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। आपको पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पीयूष ग्रंथि है इन 9 में से 7 को कंट्रोल करती है भैया, 7 को कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जिस तरीके से एक टीचर अपने स्टूडेंट को कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरीके से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे टीचर की संज्ञा दी गई है, इसे मास्टर की संज्ञा दी गई है। ये मास्टर है भैया, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा गया है, क्योंकि यह 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का कार्य करती है। किसको छोड़ करके? सिर्फ इस हाइपोथैलेमस को छोड़ करके। ये हाइपोथैलेमस को छोड़ करके ये जो पीयूष ग्रंथि है ये बेटा अन्य 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करती है। और ये जो हाइपोथैलेमस है ये भैया इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इस वजह से हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में कि भैया मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है बेटा वो किसका निर्माण करती है, वो हार्मोन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हार्मोन का निर्माण करती है। और ये जो हाइपोथैलेमस है, क्योंकि भैया हम हाइपोथैलेमस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस के बारे में एक पॉइंट तो आपको ये समझ में आया कि ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हार्मोन का निर्माण करती है। दूसरी बात, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो अगर कोई मास्टर को ही कंट्रोल कर रहा है तो उसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। कुछ हार्मोनों के नाम लिख देता हूं जो हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होते हैं। नंबर 1 पर आता है
ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नंबर 2 पर आता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। नंबर 3 पर आता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। नंबर 4 पर आता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। नंबर 5 पर आता है गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन। और नंबर 6 पर आता है गोनेडो इनहिबिटिंग हार्मोन। और नंबर 7 पर आता है डोपामीन हार्मोन। ये कुछ हार्मोन है बेटा जिनका निर्माण आपका हाइपोथैलेमस करता है। अब इन हार्मोनों के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने एंडोक्राइन सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम का, जाकर पढ़ लीजिए। तो इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई, बिल्कुल आसान भाषा से मैंने आपको बताया है। नहीं आई है तो कोई बात नहीं, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। हाइपोथैलेमस का कितना सा रोल है एंडोक्राइन सिस्टम में? मैंने कहा कि एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का निर्माण करती है और इनकी संख्या 9 होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, ये बेटा हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जो 7 अंतःस्रावी ग्रंथियां है उन्हें कंट्रोल करती है। इस वजह से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और बेटा ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये भैया इसी पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इस वजह से इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। हाइपोथैलेमस भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कुछ निम्न हार्मोनों का निर्माण करती है, जैसे GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, वैसे ही PRH, PIH, GnRH, GnIH और डोपामिन हार्मोन। इन हार्मोनों के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात आती है बेटा कि हाइपोथैलेमस जो है, इस हाइपोथैलेमस से नर्वस सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें तो वो बताइए, क्योंकि भैया हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर, यानी कि ब्रेन के पार्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन बेटा ये पढ़ाना भी जरूरी था क्योंकि अक्सर यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं बेटा कि हाइपोथैलेमस का हमारे नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में क्या कार्य है। गाइज मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। अगर आपने मेरे द्वारा ली हुई जो क्लासें हैं, मैंने गाइज लगभग बायोलॉजी के सभी चैप्टर आपको करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर चेकआउट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास पहुँच सके। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लें स्क्रीनशॉट। ओके भैया, देखिए भैया अब बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर में इस हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि भैया जो अग्र मस्तिष्क है, जो फोर ब्रेन है, इस फोर ब्रेन का ये एक उपभाग है। देखिए बेटा मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो इनके कार्यों से आते हैं, वो इनके कार्यों से आते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है वो देख लीजिए। हाइपोथैलेमस, आपको भूख लगती है, किसके कारण लगती है? हाइपोथैलेमस के कारण। अगर आपका हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाता है या काम करना बंद कर देता है तो बेटा आपको भूख लगेगी ही नहीं, आपको रोटी खाने की इच्छा होगी ही नहीं। इसी हाइपोथैलेमस के कारण आपको भूख लगती है। बेटा प्यास भी इसी हाइपोथैलेमस के कारण लगती है। प्यास, आप पानी पीते हो, वो वाली प्यास। तो ये जो दोनों वर्ड मैंने यहां पर लिखे हैं, दोनों शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, रेलवे ग्रुप डी में, NTPC में, ALP टेक्नीशियन में, RPF में, SSC की बहुत सारी एग्जामों में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से ब्रेन का कौन सा पार्ट भूख प्यास को कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस। इतनी बात क्लियर? ओके। इसके अलावा प्यार, नफरत, कौन सा प्यार? वो बाबू सोना वाला ही प्यार। किसी लड़की के प्रति आपको जो फीलिंग आती है,
जो आप कहते हो कि भैया मैं उससे प्यार करता हूँ, कोई लड़की कहती है कि मैं उस लड़के से प्यार करता हूँ, बेटा वो कोई दिल का मामला नहीं होता, वो दिल का मामला नहीं होता। दिल तो बेटा हार्ट को कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य होता है ब्लड को पंप करना, जिसका मुख्य कार्य होता है ब्लड को पंप करना। ये जो आपको प्यार होता है वो प्यार और कुछ नहीं है बेटा, ये हाइपोथैलेमस का कार्य है। अगर आपको किसी चीज से प्यार होता है, किसी लड़की से या किसी लड़के से या मम्मी पापा से या किसी से प्यार होता है, वो इस हाइपोथैलेमस के कारण होता है। अगर आपको किसी से नफरत होती है तो किसके कारण होती है? इसी हाइपोथैलेमस के कारण होती है। क्रोध, अगर आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, अगर किसी से आपको घृणा होती है तो किसके कारण होती है? इसी हाइपोथैलेमस के कारण। आपका पढ़ाई में मन कर रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है, आपका स्विमिंग करने का मन कर रहा है, आपका घूमने का मन कर रहा है, आपका क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, आपका फुटबॉल खेलने का मन कर रहा है, आपका घूमने का मन कर रहा है, ये सारी की सारी ही चीज़ें, आपका मूड कैसा है अभी अभी आपके इमोशंस कैसे हैं, आपका रोने का मन कर रहा है, आपका हंसने का मन कर रहा है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है। बेटा इन्हीं शब्दों में से कोई 2 शब्द या 3 शब्द उठा लेकर आपसे पूछ लेगा कि भैया इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, तो याद रखना बेटा हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपके शरीर के जो तापमान होता है, और तापमान भी कौन सा, एक बाहरी ताप होता है और एक आंतरिक ताप होता है। तो शरीर के आंतरिक ताप को, आपका जो शरीर होता है, इस शरीर के आंतरिक ताप को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो आपका हाइपोथैलेमस करता है। इसी वजह से बेटा इसे शरीर का तापमापी या फिर बेटा थर्मामीटर कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा शरीर का थर्मामीटर या हमारे शरीर का तापमापी किसे कहा जाता है, तो बेटा हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। आपके शरीर के आंतरिक दर्द को, आपके शरीर के आंतरिक दर्द को, आपके शरीर के आंतरिक दर्द को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो आपका हाइपोथैलेमस करता है। सपोज आपका पेट दर्द कर रहा है, आपका सिर दर्द कर रहा है, आपका सिर दर्द कर रहा है, किसके कारण करता है? उस चीज को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो बेटा हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन याद रखना, शरीर का बाहरी तापमान जो होता है उसे कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो इसी अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन का एक उपभाग होता है थैलेमस। वो थैलेमस बेटा आपके शरीर के बाहरी तापमान को कंट्रोल करता है और शरीर के बाहरी दर्द को कंट्रोल करने का कार्य करता है। लेकिन जब बात की जाए आंतरिक ताप और आंतरिक दर्द की, तो बेटा इन दोनों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है। तो आशा करता हूं हाइपोथैलेमस से संबंधित आपको बहुत सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ज्यादा आपको कुछ याद करना नहीं है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है सिर्फ आप उतना ही पढ़ लेते हो। तो मैं कह रहा हूं कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दे लेना, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएंगे। बट यकीन करना पड़ेगा आपको, और हमारे साथ शुरू से लेकर के एंड तक लड़ना पड़ेगा। हम लड़ रहे हैं आपको जीत दिलाने के लिए, भाई हम लड़ रहे हैं आपको जीत दिलाने के लिए, तो आपको हमारे साथ चलने में क्या परेशानी है? भाई सपना तो आपका पूरा होगा, भाई रोटी तो आपके घर में आएगी, माँ बाप तो आपके खुश होंगे, तो बेटा चलना तो पड़ेगा आपको। जब हम चल रहे हैं आपके लिए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको साथ देने में कोई परेशानी है क्या? नहीं। अगर आप हमारा साथ देना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास पहुंच जाए।
और अब अगर मस्तिष्क के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, लास्ट एंड फाइनल जो हमारा पार्ट है वो है भैया सेरेब्रम प्रमस्तिष्क, जो कि आपके ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है। और मैं आपको बता दूं, जितना बड़ा ये भाग है उतना ही ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए तैयार रहना बेटा। इसको पढ़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। नेक्स्ट जो क्लास होगी ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरी कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है सारी की सारी ही चीज़ें आपको याद हो गई होगी। तो जय हिंद, जय भारत, राम राम।